हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे। और जैसा कि आप सबको पता होगा कि आयोग की तरफ से आज यूपीपीसीएस प्री एग्ज़ाम की नई डेट डिक्लेयर की जा चुकी है। यूपीपीसीएस प्री का एग्ज़ाम आगामी 22 दिसंबर 2024 को होने जा रहा है। इसके लिए समय काफ़ी कम बचा हुआ है। अगर आज से देखा जाए तो नियर अबाउट 30-35 दिन का समय लगभग बचा हुआ है। इतने कम समय में तैयारी कर पाना वास्तव में एक चैलेंजिंग होता है। फिर भी मैंने इस सीरीज़ के माध्यम से अगस्त 2023 से लेकर दिसंबर के फर्स्ट वीक तक के यानी लगभग 1.5 साल तक के करंट अफेयर्स को कवर करने का, जो कि एक शार्ट और बहुत ही समराइज वे में आप सभी के सामने लाने का प्रयास किया है। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा और विश्वास है कि आपके एग्ज़ाम में एक हेल्पफुल साबित होगा। तो चलें पढ़ते हैं बिना देरी की हुए। अगस्त 2023 मंथ की करंट अफेयर सीरीज़ में पहला टॉपिक है वैश्विक शांति सूचकांक 2023, जिसे इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है। ये एक ऑस्ट्रेलिया बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन से 3 पिलर्स पर इसकी रिपोर्ट बेस्ड है। इसमें फर्स्ट है सोशल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, सेकंड है डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट, थर्ड है इसका डिग्री ऑफ मिलिटराइजेशन। इस इंडेक्स के अनुसार यूरोप को मोस्ट पीसफुल रीजन डिक्लेयर किया गया है, जबकि सर्वाधिक सुधार बुरुंडी ने किया है, जबकि सबसे ज़्यादा गिरावट यूक्रेन में देखने को मिली है। सर्वाधिक शांतिपूर्ण देश आइसलैंड को माना गया है और सर्वाधिक अशांत देश अफगानिस्तान को। इंडिया की ओवरऑल इसमें 126वीं रैंक आई है। अगला जो टॉपिक है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024। इस रैंकिंग के हिसाब से अमेरिका की MIT को पहला स्थान मिला है, जबकि दूसरा और तीसरा स्थान क्रमशः यूके की कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को मिला हुआ है। भारत की तरफ से इसमें पहला स्थान IIT बॉम्बे ने, जबकि दूसरा IIT दिल्ली को मिला हुआ है। तीसरा स्थान IISc यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु को मिला हुआ है। इसे एशियन यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में, जो कि टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा जारी किया जाता है, उसमें पहला स्थान दिया गया है। अगली रिपोर्ट है कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2023, जो मर्सर के द्वारा जारी किया जाता है। इसका बेस सिटी न्यूयॉर्क है, यानी सभी शहरों की तुलना इसी शहर से की जाती है। इसके अनुसार जो दुनिया का मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी है वो हांगकांग है, जबकि भारत में सबसे महंगा सिटी मुंबई को माना गया है। अगला टॉपिक हमारे लिए एक स्कीम है श्रेयस योजना। यह एक फेलोशिप फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस यानी एक तरह से छात्रवृत्ति योजना है, जो किसके लिए है, फॉर OBC एंड EBC स्टूडेंट्स के लिए। एग्ज़ाम में आपसे बस इतना ही पूछा जाएगा कि किसके लिए है, तो इसमें OBC और EBC स्टूडेंट्स के लिए है। श्रेयस का पूरा नाम भी एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको देख लेते हैं। श्रेयस का पूरा नाम है यानी स्कीम फॉर हायर एजुकेशन यूथ फॉर अप्रेंटिसशिप एंड स्किल्स। ये स्कीम किसके द्वारा लाई गई है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशंस के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशंस को पहले मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स और डेवलपमेंट के नाम से भी जाना जाता है। अगला टॉपिक है ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स यानी वैश्विक दासता सूचकांक। इसके 3 पैरामीटर्स हैं, फोर्स्ड लेबर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स्ड मैरिज। इसमें शोषण की स्थितियाँ इन्हीं पैरामीटर पर आधारित हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार दासता में जो निवासित लोगों की अनुमानित संख्या है, उसके मामले में भारत पूरे विश्व में पहले नंबर पर है, लगभग 11 मिलियन लोगों के साथ, जबकि चाइना 5.5 मिलियन लोगों के साथ दूसरे नंबर पर है। उत्तर कोरिया 1000 की जनसंख्या पर पहले नंबर पर है। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, निर्यात तैयारी सूचकांक 2022। इसको नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। इसका जो मेन एम है वो देश के ज़िलों को एक निर्यात हब के रूप में डेवलप करना है और निर्यात की तैयारियों के आकलन का जायज़ा लेना है। इसको
अलग अलग 4 श्रेणियों में डिवाइड किया गया है। कोस्टल, लैंडलॉक, हिमालयी और स्मॉल स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किया गया है। उत्तर प्रदेश ने की रैंकिंग ओवरऑल इसमें 7वीं है और देश के शीर्ष निर्यातक जिले इसमें जामनगर, सूरत और मुंबई आ रहे हैं, जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स में शीर्ष निर्यातक राज्य तमिलनाडु को प्राप्त हुआ है। इसकी रैंकिंग अलग अलग देख लीजिएगा। अगला टॉपिक है वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2023। इसमें सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा जो है वो पहला रैंकिंग है चांगी हवाई अड्डा सिंगापुर के मिला हुआ है, जबकि दूसरा है हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कतर, ये पहले नंबर पर था। जबकि भारत में जो सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा है वो पहला स्थान इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली को मिला हुआ है। अगला टॉपिक है सागर संपर्क। सागर संपर्क अभियान को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसका मेन मोटिव समुद्री क्षेत्र में डिजिटल परिवर्तन के लिए लाया गया एक सिस्टम है जो एक्यूरेसी इन पोजिशनिंग डाटा और सेफ और एक्यूरेट नेविगेशंस के लिए लाया गया है। इसके अलावा पोत की सुरक्षा और कुशल आवाजाही भी इसका एक मोटिव है। अगला टॉपिक दी ग्लोबल 2000 लिस्ट। इसमें जो वर्ल्ड की शीर्ष कंपनियां हैं उसमें पहला स्थान JP मॉर्गन बैंक USA को मिला हुआ है, जबकि इंडिया में रिलायंस इंडिया लिमिटेड को पहला स्थान मिला हुआ है। अगला टॉपिक है अराकू कॉफ़ी और काली मिर्च। ये दोनों काफ़ी न्यूज़ में थी क्योंकि दोनों फसलों को जैविक प्रमाण पत्र यानी ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन दिया गया है। यह पीडा के द्वारा दिया जाता है। अराकू घाटी जो आंध्र प्रदेश में है काफ़ी उत्पादन के लिए जानी जाती है, इसको आप देख लीजिएगा। अगला टॉपिक है INS खुखरी श्रेणी। तो इसमें INS खुखरी श्रेणी है क्या? एक तरह से 4 जो युद्धपोत होते हैं यानी छोटे युद्धपोत हैं, ये समुद्री गश्त और तेज़ हमलों के लिए इनका यूज़ किया जाता है। इन चारों के नाम देख लीजिएगा। INS खुखरी जिसको सेवा मुक्त कर दिया गया है, INS कुठार है जो अभी सर्विस में है, INS कृपाण को 32 वर्षों की सेवा के बाद वियतनाम को उपहार में दे दिया गया है, INS खंजर है जो अभी इन सर्विस है। अगला टॉपिक है 12वां अग्नि प्राइम। एक ICBM यानी इंटर कॉन्टिनेंट बैलिस्टिक मिसाइल है। ये एक S-2S मिसाइल यानी सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, जिसे हम अग्नि P के नाम से भी जानते हैं। अग्नि सीरीज़ की 6ठी मिसाइल है। इसमें देख लीजिएगा 1 से 5 तक की अलग अलग रेंज हैं जिसमें, और इस रेंज को 8000 से लेकर 10,000 किलोमीटर तक का एक्सटेंड किया गया है, जबकि अग्नि प्राइम की स्ट्रेंथ है वो 1000 से लेकर 2000 किलोमीटर तक है। तो इसमें देखिएगा, इसको कंफ्यूज मत होइएगा। ये एक पोर्टेबल और एडवांस्ड मिसाइल है जिसको रोड, रेलवे और प्लेटफॉर्म से भी लॉन्च किया जा सकता है। पेपर में आपसे पूछा जा सकता है कि अग्नि प्राइम की रेंज क्या है, तो इसको देख लीजिएगा, वो 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच की है, उसमें ज़्यादा मत लगा दीजिएगा। अगला टॉपिक है नाथ कॉरिडोर। नाथ कॉरिडोर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बरेली उत्तर प्रदेश में नाथ कॉरिडोर को विकसित किया जाएगा। इसको वाराणसी के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर तथा अयोध्या के राम जन्मभूमि कॉरिडोर की तर्ज पर विकसित होगा। बरेली को नाथ नगरी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें निम्नलिखित मंदिरों जैसे अलकनाथ मंदिर, मणिनाथ मंदिर, तपेश्वर नाथ मंदिर, धोपेश्वर नाथ मंदिर, पशुपतिनाथ मंदिर, वनखंडी मंदिर, इन सभी मंदिरों को एक कॉरिडोर के माध्यम से जोड़ा जाएगा। तो एक के नाथ कॉरिडोर से क्वेश्चंस आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि नाथ कॉरिडोर कहाँ स्थित है या नाथ नगरी के नाम से किस शहर को जाना जाता है, वो बरेली है, देख लीजिएगा। अगला PM परिणाम योजना 2023 है। इसका मेन मोटिव रासायनिक उर्वरकों पर सब्सिडी के बोझ को कम करने के साथ साथ वैकल्पिक उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से है। PM परिणाम का पूरा नाम जान लीजिएगा, प्राइम मिनिस्टर्स प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस नर्चरिंग एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ फर्टिलिटी ऑफ मदर अर्थ। तो इस तरह से इसका पूरा नाम पूछा जा सकता है। ये एक तरह से सब्सिडी स्कीम है। अगला टॉपिक देखते हैं हम, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 यानी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जिसको OPHI प्लस UNDP द्वारा जारी किया जाता है। OPHI यानी ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। इसके 3 आयाम और 10 इंडिकेटर्स हैं। इसमें जो पहला आयाम है वो स्वास्थ्य है, दूसरा आयाम शिक्षा और तीसरा आयाम है जीवन स्तर। SDG में
17 गोल्स और 169 सब गोल्स हैं। आपको इनका टारगेट ईयर बताना है कि कब तक के लिए है, इसमें देख लीजिएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर साल एग्ज़ाम में आते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगला देखते हैं कि इसका थीम जो 2023 का है वो क्या है। अनस्टैकिंग ग्लोबल पॉवर्टी डाटा फॉर हाई इम्पैक्ट एक्शंस। तो इसमें की पॉइंट्स ज़रा हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। लगभग 6.1 अरब लोगों से संबंधित आंकड़े इसमें दिए गए हैं। 1.1 अरब गंभीर स्थिति में है। भारत ने बहुआयामी गरीबी में कमी लाने में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। इसने 15 वर्षों में लगभग 41.5 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकालने में सफल हुआ है। भारत का जो MPI स्कोर है वो 0.069 है। ये 2019 से 21 के लिए है। अगला टॉपिक राष्ट्रीय सिक्कल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन पे चलते हैं। राष्ट्रीय सिक्कल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन, तो सबसे पहले देखते हैं कि सिक्कल सेल है क्या। ये एक आनुवंशिक रोग है जिसमें RBC में ऑक्सीजन की कमी से RBC जो है अर्धगोलाकार एवं सख्त हो जाती है, जिसे सिक्कल सेल कहते हैं। इसका इम्पैक्ट क्या होता है, तो हीमोग्लोबिन एवं रक्त में कमी होने लगती है। यह आदिवासी समूह में ज़्यादातर पाई जाती है। अगर 2011 का सेंसस का पॉपुलेशंस लें तो उसमें आदिवासी समूह की आबादी 8.6 के आसपास है। 2016 में हीमोग्लोबिनोपैथी यानी इलाज पद्धति इसको लाया गया, जिसे थैलेसीमिया और सिक्कल सेल एनीमिया का इलाज किया जाता है। 19 जून को विश्व सिक्कल सेल एनीमिया रोग जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 2023 में सिक्कल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ MP के शहडोल से किया गया था और 2047 तक इसके उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। तो एग्ज़ाम में आपसे ये ज़रूर पूछा जा सकता है कि सिक्कल सेल उन्मूलन का मिशन किस वर्ष तक रखा गया है, तो ये 2047 तक का है। और ये पूछा जाएगा कि सिक्कल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ कहाँ से किया गया, इसको देख लीजिएगा। अगला टॉपिक है सतत विकास रिपोर्ट 2023। इसको UNSDSN के द्वारा जारी किया जाता है, यानी यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा, जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट भी जारी करता है। 2015 में UN द्वारा एजेंडा 2023 के अंतर्गत 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और इसके 169 सब गोल्स को निर्धारित किया गया, जिसका टारगेट ईयर 2023 तक रखा गया। अभी जो रिपोर्ट है इसके अनुसार 2030 तक SDG का कोई भी लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता है। SDG लक्ष्यों को प्राप्त करने या प्राप्त की दिशा में अग्रसर देश में पहला स्थान डेनमार्क का और दूसरा चेक गणराज्य का है। अगला टॉपिक देखते हैं SDG सूचकांक 2023। इसमें फिनलैंड को पहला स्थान मिला है, जबकि स्वीडन को दूसरा स्थान मिला है। दक्षिण सूडान इसमें अंतिम पायदान पर है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत ने SDG 10 और SDG 15 की प्राप्ति की दिशा में गिरावट दर्ज की है, जबकि SDG 1 में उसने सुधार किया है। भारत द्वारा SDG 12 तथा SDG 13 को लगभग प्राप्त कर लिया गया है और भारत की इसमें ओवरऑल जो रैंकिंग है वो 112 है। इसमें देख लीजिएगा कि SDG 1 क्या है, SDG 10 क्या है, SDG 12 और SDG 13, SDG 15 ये किससे रिलेटेड हैं। SDG 1 नो पॉवर्टी है, SDG 10 रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी है, SDG 12 रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन है, जबकि SDG 13 क्लाइमेट एक्शन से रिलेटेड है और SDG 15 ये लाइफ ऑन लैंड से रिलेटेड है। तो कुल मिला के इसके 17 जो SDG गोल्स हैं इनको देख लीजिएगा एग्ज़ाम से, चाहे मैचिंग टाइप का या स्टेट क्वेश्चंस कोई भी पूछा जा सकता है। और इस रिपोर्ट को भी आप बहुत अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। इसमें पूछा जा सकता है कि भारत ने किस SDG में गिरावट दर्ज की है और किस में उसने अचीवमेंट प्राप्त कर लिया है। इसके अलावा SDR जो 2023 की रिपोर्ट है उसके अनुसार इंडिया की रैंकिंग कितनी है ये ज़रूर पूछा जा सकता है। इसके अलावा इसमें पहला और दूसरा स्थान प्राप्त करने वाले देशों को भी देख लीजिएगा। SDG 12 तथा 13 को लगभग भारत ने हासिल कर लिया है, तो इससे रिलेटेड भी देख लीजिएगा कि SDG 12 यानी किससे रिलेटेड है, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन से, जबकि SDG 13 किससे रिलेटेड है, क्लाइमेट एक्शन से। तो इस दिशा में भारत ने उल्लेखनीय योगदान दिया है अपना। अगला जो टॉपिक है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023। तो इसके आयाम क्या क्या हैं, स्वच्छ ऊर्जा एवं सतत आर्थिक विकास तथा वहनीय पहुँच, दूसरा पर्यावरणीय स्थिरता और तीसरा है ऊर्जा सुरक्षा।
अगला जिसका पैरामीटर वो एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन गोल्स है, जिसका जो गोल्स है वो 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन यानी नेट जीरो एमिशंस लाना है तथा 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा को 50% तक करना है। इस रिपोर्ट के अनुसार स्वीडन पहले स्थान पर है, जबकि यमन लास्ट यानी 120 अंतिम पायदान पर है। भारत की ओवरऑल रैंकिंग इसमें 120 में 67वें स्थान पर है। अगला देखते हैं टॉपिक, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 की रिपोर्ट है। इसको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें 3 श्रेणियों में डिवाइड किया जाता है, बड़े राज्य, छोटे राज्य और यूनियन टेरिटरीज। बड़े राज्यों में केरल पहले स्थान पर है, उत्तर प्रदेश को 5वां स्थान है, जबकि झारखंड अंतिम स्थान पर है। छोटे राज्यों में गोवा ने पहला स्थान हासिल किया है, मिजोरम अंतिम स्थान पर है, जबकि यूनियन टेरिटरीज में जम्मू कश्मीर को पहला स्थान मिला है, जबकि लक्षद्वीप को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है। तो इस रिपोर्ट को इन सबको देख लीजिएगा, इसमें काफ़ी क्वेश्चंस इससे रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। ख़ासतौर से ये एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स और राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक की रिपोर्ट कब आई है, किसके द्वारा जारी की जाती है, और इसमें उत्तर प्रदेश का चूँकि एग्ज़ाम है तो उत्तर प्रदेश की रैंकिंग कितनी है, तो इसमें देख लीजिएगा उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, 5वां है ना ये चीज़। तो चलें देखते हैं दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो, मेरा ये प्रयास, तो थोड़ा वीडियो को अपने फ्रेंड्स, फैमिली या इन सब में शेयर कर सकते हैं तथा लाइक और सब्सक्राइब तथा कमेंट के माध्यम से हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। चलें, अपना प्यार इस तरह बनाइए रहिएगा। कुछ प्रयास हमारा यही रहेगा कि इसको कवर कर दिया जाएगा। दिसंबर के पहले हफ्ते तक मैं इसे कंटिन्यू रखूँगा। चलें आगे देखते हैं। जो इसका टॉपिक है निरफ या इंडिया रैंकिंग 2023 है, यानी नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क निरफ। इसको केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है और इसकी शुरुआत 2015 से हुई थी। इसमें उच्च शिक्षण संस्थाओं की सूची होती है। ओवरऑल रैंकिंग में देखा जाए तो आईआईटी मद्रास को पहला स्थान मिला है, जबकि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु को दूसरा स्थान मिला हुआ है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु को अनुसंधान में, आईआईटी कानपुर को नवाचार में, आईआईटी मद्रास को इंजीनियरिंग में, आईआईएम अहमदाबाद को मैनेजमेंट यानी प्रबंधन में, आईआईटी रुड़की को आर्किटेक्ट यानी वास्तुकला या नियोजन में फर्स्ट रैंकिंग मिली हुई है। तो निरफ इंडिया रैंकिंग है 2023 को, इसको देख लीजिएगा डिटेल में। अगला टॉपिक है माहिर। माहिर का आपका पूरा नाम पूछा जा सकता है कि माहिर है क्या। तो माहिर यानी मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च। ये नवीनतम एवं उभरती हुई प्रौद्योगिकियों पर अत्याधुनिक एवं उच्च प्रभाव अनुसंधान है, जिसको 2023 से शुरू किया गया है। ये किसके द्वारा? केंद्रीय विद्युत मंत्रालय और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा लाया गया है। अगला है टॉपिक 23वां, चंद्रयान 3 मिशन, जिसको 14 जुलाई 2023 को प्रक्षेपित किया गया है। LMV3 MV4 के द्वारा SDSC के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। साउथ पोल रीजन में सॉफ्ट लैंडिंग हुई। इसमें लैंडर का नाम विक्रम और रोवर जो प्रज्ञान था, यानी विश्व का पहला देश भारत था इसमें, जो चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सफलतापूर्वक पहली बार लैंडिंग किया और विश्व का चौथा देश था जिसने चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग की। अगला टॉपिक है तेलंगाना किन्नर अधिनियम 1919। तेलंगाना हाईकोर्ट द्वारा संवैधानिक घोषित किया गया है इसको। ये कानून ट्रांसजेंडर पर्सन्स के निजता के अधिकार और गरिमा के अधिकार के लिए अपमानजनक था, जो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 का उल्लंघन कर रहा था। इसमें देख लीजिएगा, शायद तेलंगाना किन्नर अधिनियम ये 2019 है, ये मिसप्रिंट हो गया है, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। तो बेसिकली इसमें देख लीजिएगा पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 किससे रिलेटेड हैं,
आप कमेंट के माध्यम से हमें बताइए। और चंद्रयान 3 मिशंस को देख लेते हैं। ये पुराने टॉपिक है इसलिए इस पर ज़्यादा जोर नहीं देते हैं। अगला जो टॉपिक हमारा लास्ट डे है उसमें पुस्तकें और लेखें हैं कुछ। तो पहली जो पुस्तक है थ्रू द ब्रोकन ग्लास एन ऑटोबायोग्राफी, ये टी.एन. सेशन के द्वारा लिखी गई है। जबकि कृष्णा द सेवेंथ सेंस ये देवाशीष चटर्जी की पुस्तक है। अगली बुक्स है द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड टू रायसीना हिल्स, ये कस्तूरी रे के द्वारा लिखी गई पुस्तक है जो इंडिया की पहली ट्राइबल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के जीवन पर बेस्ड है। अगली बुक है एज द व्हील टर्न्स, ये रंजीत प्रताप के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो इस तरह से हमने अगस्त मंथ के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करने का प्रयास किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सपोर्ट करें हमारा।